In this video, we'll read the chapter gravitation. So, what is gravitation and what is the force of gravity? इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो हम लोग हमेशा से ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी सामान अगर ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो हमेशा नीचे आकर गिरता है. फिर इस तरह से बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है कि अगर अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है तो मून गोल क्यों घूम रहा है, वो बाहर दूसरे जगह क्यों नहीं चला जा रहा है. सो दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन दिस चैप्टर. ये आइजैक न्यूटन का कंसेप्ट था. वो एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो एक एप्पल नीचे गिरा. तो वो ये सोचे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया. सो इसका मतलब ज़रूर अर्थ उस एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है. फिर इस तरह से सोचते सोचते उनका मतलब वो अलग अलग क्वेश्चन सोचने लग गए कि कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून. अर्थ क्या मून को भी अट्रैक्ट करता है या नहीं, और अगर करता है तो जिस फोर्स से वो एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है क्या उसी फोर्स से वो मून को अट्रैक्ट कर रहा है. तो इस तरह का क्वेश्चंस उनके माइंड में आने लगा. सो ये एक इस तरह का फोर्स एक इस एग्जाम्पल से भी समझाया गया. जब हम लोग एक रस्सी में एक स्टोन को बांध कर गोल गोल घुमाते हैं तो स्टोन हर पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है. तो इसका मतलब हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है. और अगर कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी चेंज होता है तो इसका मतलब वो स्टोन एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अंडर है. तो एक स्टोन को गोल गोल घुमाने के लिए एक फोर्स देना पड़ रहा है. अगर नहीं देंगे रस्सी टूट जाएगा तो क्या होगा, स्टोन इस तरह से निकल जाएगा. सपोज अगर स्टोन यहाँ पर है तो वो इस डायरेक्शन से निकल जाएगा. अगर स्टोन यहाँ पर है तो वो इस डायरेक्शन से निकल जाएगा. तो उसको एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराने के लिए एक फोर्स देना पड़ता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. इसका मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स. जो फोर्स सेंटर की तरफ है, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. इसी फोर्स के कारण सारा ऑब्जेक्ट्स एक सेंटर के तरफ घूमते रहता है. तो अर्थ का हम लोग इसी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं कि जो मून रिवॉल्व कर रहा है दैट इज़ बिकॉज अर्थ भी इसी तरह का एक सेंट्रीपिटल फोर्स मून में अप्लाई कर रहा है, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला गया है. सो द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. अगर इस तरह का कोई फोर्स नहीं होता तो मून एक स्ट्रेट लाइन बनाकर पार हो चुका होता. एक वर्ड है नया, टैंजेंट. सो व्हाट इज अ टैंजेंट. जैसे अगर ये एक सर्कल है तो ये एक लाइन है जो सर्कल को दो जगह पे टच कर रहा है. सो दिस इज अ कॉर्ड. यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म. उसी तरह से एक लाइन होता है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ यहाँ टच कर रहा है. इसी तरह से ये लाइन सिर्फ यहाँ टच कर रहा है. तो द लाइन्स विच टच द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टैंजेंट. तो ये भी एक टैंजेंट है और ये भी एक टैंजेंट है. तो अगर एक स्टोन को घुमा रहे थे और वो अचानक से टूट के गिर जाएगा, उसका रस्सी टूट जाएगा, तो वो गोल गोल घूम रहा था. फिर अगर रस्सी अचानक से टूट जाएगा, सपोज़ यहाँ पर ब्रेक हो गया, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो घूमने के बदले टैंजेंशियल पाथ में निकल जाएगा. अगर यहाँ पर रस्सी टूट गया तो फोर्स लगना बंद हो गया, तो वो गोल नहीं घूमेगा और टैंजेंट बन के निकल जाएगा. सो दिस इज टैंजेंट टू अ सर्कल एंड द पाथ इज कॉल्ड टैंजेंशियल पाथ. तो मून के साथ भी यही होता, लेकिन अर्थ उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, इस वजह से वो गोल गोल घूमते जा रहा है. नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि जब अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा. बिकॉज जिस तरह से ये समझाते हैं कि इफ़ आई एम पुशिंग दिस डायरी, तो हम फोर्स लगा रहे हैं डायरी पे, बदले में डायरी भी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है. तो ठीक उसी तरह से अगर अर्थ है और मून है, तो अर्थ अगर मून को अपनी तरफ टान रहा है तो मून भी तो अर्थ को टान रहा होगा. तो फिर अर्थ उसकी तरफ क्यों नहीं चला गया. सिमिलरली अर्थ एप्पल पे फोर्स लगा रहा है तो एप्पल भी तो अर्थ को टान रहा है, तो फिर अर्थ ऊपर क्यों नहीं आया गया, एप्पल ही क्यों नीचे जा रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ मास.
हम लोग इस कंसेप्ट में क्या सीखे थे कि इफ़ आई एम पुशिंग दिस डायरी तो वो आगे बढ़ रहा है, तो मेरा फिंगर पीछे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि फिंगर का मास ज़्यादा है, इस वजह से उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक उसी तरह से एप्पल का मास बहुत कम है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए एप्पल पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो नीचे बहुत इजीली आ गया, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से अर्थ और मून, तो मून अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन मून क्यों नहीं अर्थ को अपनी तरफ खींच पा रहा है? बिकॉज मास ऑफ द मून इज वेरी लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। सो ये है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ फॉर अ गिवन फोर्स acceleration is inversely proportional to the mass of an object. F equals to ma. अगर m नीचे जाएगा तो F by m equals to a. नीचे है इसका मतलब जितना ज़्यादा मास होगा एक्सीलरेशन उतना कम होगा, इसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। a is inversely proportional to mass. तो अर्थ का मास इतना ज़्यादा है कि उसका एक्सीलरेशन नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, तो इसीलिए वो मूव नहीं करता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, तो इसी तरह से सन भी सारे प्लैनेट्स को अट्रैक्ट करके रखता है अपने तरफ, इसीलिए सन के आर पार सारा प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है और दूर नहीं जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, कैपिटल M और स्मॉल m, मास है दोनों का, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ टान रहा और सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ टान रहा। यही है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब m इंटू m, तो जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा। इट इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, उसका स्क्वायर पे इन्वर्सली डिपेंड करता है। इन्वर्सली का मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स उतना कम हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा दोनों एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करेगा क्योंकि वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मिक्स करेंगे तो F, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन देंगे, m इंटू m डायरेक्ट है तो ऊपर में लिख दिए, मल्टीप्लिकेशन का साइन हटा दिए और d स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख दिए। नाउ वी नो दैट टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन और टू रिप्लेस इट विथ इक्वल्स टू विल हैव टू गिव अ कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम g दिए। So from here we are getting our equation F equals to G m by d square, where G equals to universal constant. Universal constant है, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट है और ये फोर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। See, everything is written here. G is the constant of proportionality and is called universal gravitation constant. फिर अब अगर हम लोग G का स्टैंडर्ड यूनिट निकालेंगे तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? d स्क्वायर ऊपर जाएगा तो F इंटू डी स्क्वायर बाई m इंटू m इक्वल्स टू G। फोर्स का SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर SI यूनिट। फोर्स के बदले का यूनिट लिख दिया न्यूटन। डिस्टेंस का होता है मीटर, तो दो बार है इस वजह से मीटर स्क्वायर बाई। मास है, मास के लिए होता है केजी, तो दो बार केजी है इस वजह से केजी स्क्वायर। तो अगर केजी स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे तो वो क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो ये होता है SI यूनिट फॉर G, स्टैंडर्ड यूनिट, और इसका वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
ये वैल्यू लर्न करना। एवोगाड्रो कांस्टेंट से इसको मिक्स नहीं करना है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसको यूज करके। सो मास ऑफ द अर्थ इज दिस, मून का मास दे दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। सो सबसे पहले गिवन पार्ट लिख देंगे। इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन मास ऑफ अर्थ कॉमा कैपिटल M इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻24 kg। फिर मास ऑफ मून कॉमा स्मॉल m इक्वल्स टू 7.4 इंटू 10⁻22 kg। डिस्टेंस कॉमा d इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट में हमेशा याद रखना केजी और केजी ठीक है, किलोमीटर के बदले मीटर करना होगा, तो इंटू 10⁻³ करना होगा। सो वो क्या हो जाएगा, 3.84 इंटू 10⁵ था, अब इंटू 1000 करेंगे तब वो मीटर हो जाएगा। तो 3.84, यहाँ 5 zeros है, यहाँ पर और 3 zeros है, तो ये हो जाएगा 10⁸ मीटर। और g का वैल्यू दे दिया। नाउ F इक्वल्स टू g/m/d²। इसका मतलब F इक्वल्स टू g के बदले वैल्यू पुट करेंगे इंटू अर्थ का मास लिख रहे हैं 6 इंटू 10⁻24 इंटू मून का मास लिख रहे हैं 7.4 इंटू 10⁻22 बाई d² मतलब ये वाला यूनिट 2 बार लिख रहे हैं आंसर 3.84 इंटू 10⁸ इंटू 3.84 इंटू 10⁸। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सारा नंबर्स एक तरफ, तो ये 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 बाई 3.84 इंटू 3.84 और 10 का पावर्स एक तरफ इंटू 10⁻, ये ऊपर में लिखा है -11, 24 प्लस हो जाएगा और 22 भी प्लस हो जाएगा। नीचे का 8 और 8 16 होगा, जो ऊपर आने की वजह से माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग न्यूमरल्स जैसे अरिथमेटिक में सॉल्व करते हैं। 2 डेसिमल हटाएंगे, 2 और 2 4, तो 4 0 और यहाँ का हटाएंगे तो 100, जीरोस कट हो गया, 100 इज रिमेनिंग। फिर 2 से नंबर्स को कट करते जाएंगे, तो यहाँ पर सिंपल अरिथमेटिक के कारण आंसर आएगा 2.01 और यहाँ पर 22 और 24 ऐड हो जाएगा 46, 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 35 और 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे 19। आंसर पॉजिटिव रहेगा 19। सॉरी ये आएगा, ये आंसर आएगा। वेट, वो डेसिमल शिफ्ट करके ये आंसर आएगा। सो दिस इज हाउ यूल सॉल्व द क्वेश्चन। 10 का पावर्स एक तरफ, अरिथमेटिक एक तरफ। नाउ द सेकेंड इज इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है, इस लॉ से हम लोगों को बहुत सारा फिनोमिनन समझ में आता है, जैसे क्यों हम लोग अर्थ से गिर नहीं रहे हैं, क्योंकि एक फोर्स है जो जिससे अर्थ हम लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है। फिर ये समझ में आता है कि मून अर्थ के अराउंड क्यों घूम रहा है। ये समझ आता है कि प्लैनेट सन के अराउंड क्यों घूम रहा है। फिर हाई टाइड लो टाइड का कंसेप्ट समझ में आता है कि रात को पानी मून अट्रैक्ट कर ले रहा है, ग्रेविटेशन के कारण पुल हो जा रहा है, सन के कारण कैसे टाइड्स होता है, तो इस तरह का कंसेप्ट समझ में आता है। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फ्री फॉल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, सपोज अ स्टोन इज फॉलिंग फ्रॉम अ टावर, एक टावर से एक स्टोन गिर रहा है, तो उसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो अर्थ को, वो स्टोन को नीचे की तरफ टांगते जा रहा है, तो जिसकी वजह से स्टोन का वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रहा है।
तो इस वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन हो रहा। तो उस एक्सीलरेशन को ए नहीं लिखकर हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ए के बदले हम लोग जी लिखते हैं, यूनिट सेम ही रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं जी? क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है, ये जो फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, वो कौन कर रहा है? अर्थ कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटी कर रहा है, इसी वजह से। तो फ्री फॉल का डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एज आई हैव टोल्ड यू। नाउ इसका हम लोग इक्वेशन कैसे बनाएंगे? फोर्स का फॉर्मूला सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? एम ए होता है, लेकिन यहाँ पर एम के बदले हम लोग जी यूज करेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एफ इक्वल्स टू एम जी, ये इक्वेशन 1। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल्स टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है। ये दोनों इक्वेशन का लेफ्ट साइड तो इक्वल है, तो दोनों को कंबाइन अगर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इधर हो जाएगा एम जी और इधर हो जाएगा जी एम एम बाई डी स्क्वायर। एम और एम कट गया। एम क्या था? मास ऑफ द स्टोन था, और कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है। तो जी का वैल्यू क्या आया? जी एम बाई डी स्क्वायर। अब अगर ये अर्थ है, इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, और कुछ हाइट से स्टोन गिर रहा है, वो हाइट कितना होगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कुछ मीटर्स में होगा। तो उसके कंपैरिजन में 6400 तो बहुत बड़ा है। तो डिस्टेंस मतलब क्या है? अर्थ का रेडियस और ये डिस्टेंस। सपोज वो तो अर्थ बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर, यू कैन ओनली इमेजिन। तो वहाँ पर डिस्टेंस को रेडियस से रिप्लेस कर दिया जाता है, क्योंकि अगर 6400 किलोमीटर में 1 और 2 किलोमीटर्स ऐड भी कर देंगे तो राउंड ऑफ करने पे वो 6400 ही आएगा। तो इसी वजह से g इक्वल्स टू जी एम बाई डिस्टेंस के बदले अर्थ का रेडियस लिख दिया जाता है, आर स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर कैपिटल जी का वैल्यू तो फिक्स है, मास ऑफ द अर्थ भी फिक्स है, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी फिक्स्ड है। ये सब तो कांस्टेंट वैल्यूज है। तो अगर ये वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो विल गेट द वैल्यू फॉर जी एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन करके देखने का ज़रूरत नहीं है, ये याद रखेंगे और ये लिखेंगे। सो दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू। इसका मतलब फ्री फॉल के टाइम पे एक ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन फिक्स होता है, जो है 9.8। वो डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट का वेट कितना है। ओवरऑल ये वैल्यू फिक्स्ड है, बट अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ थोड़ा सा फ्लैट शेप है। तो क्या होता है कि द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर as the radius of the earth increases from poles to the equator। poles में रेडियस क्या होता है? कम जाता है। सी ये इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है इक्वेटर का, और ये कम है। तो पोल्स में जी पी आई एम राइटिंग मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, रेडियस कम हो जाता है, जिसके कारण जी का वैल्यू बढ़ जाता है, और इक्वेटर में जी का वैल्यू कम रहता है। तो अगर हम 1 kg गोल्ड या 1 kg कोई भी सामान इक्वेटर पे मेजर कर रहे हैं, उसी को अगर पोल्स में लेकर जाएंगे तो उसका वेट थोड़ा ज़्यादा आएगा। इन सब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट द ओवरऑल वैल्यू इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।